अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। वीरान हवेली का आसेब पार्ट 18। पताली ने कहा, अभी काफ़ी रात बाकी है, मेरा दिल काफ़ी पीने को चाह रहा है। जयपुर के एक होटल में टूरिस्टों के लिए रात भर काफ़ी की सर्विस खुली होती है, चलो वहाँ चलते हैं। शायद इसे मैं गायब होने के बावजूद भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रही थी तो इसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे की सीध में था और इसकी निगाहें मेरी आंखों पर मरकूज थी। मैंने उससे पूछा, ये होटल यहाँ से कितनी दूर होगा? मैं आखिर जिंदा इंसान गायब होने के बावजूद इस किस्म के सवाल पूछने पर मजबूर था। पताली ने मुस्कुराकर कहा, अपना हाथ मुझे दे दो। मैंने अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। इसने कहा, आंखें बंद कर लो, जब तक मैं न कहूँ आंखें ना खोलना। मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही तेज हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकरा गया। पताली ने कहा, आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मैं एक मॉडर्न किस्म के आलीशान होटल की लॉबी में खड़ा था और पताली मुझे अपने पूरे जिस्म के साथ बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। वो अब गायब नहीं थी। उसने कहा, अंगूठी उतार कर जेब में रख लो। मैंने भी अंगूठी उतार कर जेब में रख ली और जिंदा इंसानी शक्ल में वापस आ गया। मैंने फ़ौरन इर्द गिर्द देखा। कुछ गैर मुल्की गोरे स्याह थोड़े फासले पर कुर्सियों पर बैठे मशरूब वगैरह पी रहे थे और धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। इनमें गोरी औरतें भी थी। हम एक मेज़ के इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। ये जयपुर के राजा का महल था, जिसको रियासत छिन जाने के बाद राजा ने होटल में तब्दील कर दिया था। एक सुर्ख वर्दी वाला बैरा, जिसने सुर्ख राजस्थानी पगड़ी बांधी हुई थी, हमारी मेज़ पर आ गया। पताली ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। मेज़ पर गुलदान में फूल लगे हुए थे। गुलाबी रंग के टिश्यू पेपर भी एक सुनहरी डब्बे में नजर आ रहे थे। पताली ने एक टिश्यू पेपर निकालकर अपने होंठों पर आहिस्ता से फेरा, फिर पर्स में से अपना छोटा सा वेंटिनेट केस निकालकर छोटा सा गोल आईना सामने करके होंठों पर लिपस्टिक की तह जमाने लगी। मैं ये सोचकर दिल में हंस पड़ा कि अगर मुझे मालूम ना होता कि ये एक बदरू है तो मैं इसके इश्क में गिरफ्तार हो सकता था। बेरा काफ़ी का ट्रे रख कर चला गया। मैंने काफ़ी बनाई और हम काफ़ी पीने लगे। मैंने पताली से कहा, पताली, इस वक्त हम बड़े मॉडर्न और दोस्ताना माहौल में बैठे हैं, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पताली ने अपनी तिलस्म ज़दा नज़रों से मुझे घूर कर देखा और बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ पैदा हुई और कहाँ मेरी मौत वाक़या हुई। याद रखो, मुझसे और सब कुछ पूछ सकते हो, मगर इस किस्म के सवाल पूछने का ख्याल भी दिल में ना लाना। मैं वहीं सहम कर बैठ गया। थोड़ी देर तक हम खामोशी से काफ़ी पीते रहे। फिर मैंने कहा, आई एम सॉरी पताली। पताली मुस्कुराई। इट इज़ ऑल राइट शेरवान। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश करते हुए पताली से कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें मालूम होगा कि हमारा टारगेट यहाँ से दूर इंडिया के शुमाली पहाड़ी इलाके में इस क्रिश्चियन कब्रिस्तान का वीरान खंडर है, जिसके तहखाने में नतालिया के सेब ने रोहिणी को कैद कर रखा है। पताली ने पर्स में से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। मैं पहली बार किसी बदरू को सिगरेट पीते हुए देख रहा था। वाकई ये एक मॉडर्न बदरू थी और इससे किसी इंसान का बचना नामुमकिन था। सिगरेट का हल्का कश लगाकर कहने लगी, मुझे सब कुछ मालूम है। मैंने कहा, हमें सुबह के वक्त जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। दिल्ली से हम पंजाब मेल के ज़रिए चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। वो खंडर चंडीगढ़ की शुमाली पहाड़ियों में एक जगह है। मैंने वो जगह देखी हुई है। पताली कहने लगी, मैंने भी देखी हुई है। बेरा करीब से गुजरा तो पताली ने इसे इशारे से पास बुलाकर कहा, 2 कॉफ़ी और कुछ सैंडविच ले आओ। बेरा अदब से सर झुकाकर चला गया। पताली ने मुझसे कहा, सुबह होने तक हमें वक्त तो गुजारना ही है और जयपुर में टाइम पास करने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। मैंने पताली से कहा, एक बार मैं रोहिणी के साथ पुराने खंडर की तरफ गया था। वो मुझे अपने साथ हवा में उड़ाकर ले गई थी। पताली के दिलकश चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, ये मैं भी बड़ी आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन एक अरसा से मैंने ट्रेन में सफ़र नहीं किया। जब मैं ज़िंदा थी तो ट्रेन में सफ़र करना मेरी हॉबी हुआ करती थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहती। हम चंडीगढ़ तक ट्रेन में ही सफ़र करेंगे। पताली ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद सिगरेट का हल्का धुआं उड़ाते हुए कहा, दुर्गा मैया ने मुझे बताया था कि रोहिणी तुमसे बड़ी मोहब्बत करती है और तुम भी अब इससे मोहब्बत करने लगे हो। क्या ये सच है?
औरत चाहे बदरू बन जाए मगर मोहब्बत के बारे में बातें करने और दूसरों की मोहब्बत की सुराग रसानी करना कभी फरामोश नहीं करती। मैंने कहा, हाँ थोड़ी थोड़ी मोहब्बत मुझे इससे हो गई है। पाताली बड़ी संजीदा निगाहों से देख रही थी। कहने लगी, तुम जिंदा इंसानों को क्या मालूम कि हम बुरी रूहों की मोहब्बत क्या होती है। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी तक जिंदा रहती है। मौत के साथ ही तुम सब मोहब्बतें वगैरह भुला देते हो, जबकि हम बदरूहों की मोहब्बत मरने के बाद शुरू होती है। ऐसी मोहब्बत कभी नहीं मरती। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि बहरहाल मुझे ज़िंदगी से प्यार था और मुझे ज़िंदा इंसानों से मोहब्बत करना ही अच्छा लगता था। इन बदरूहों और इनकी दुनिया से तो मैं तंग आ चुका था। बेरा काफ़ी और सैंडविच लेकर आ गया। पताली ने कहा, शिरवान तुम भी कुछ खा लो। मैंने भी 2 एक सैंडविच खाए, वाकई बड़े लजीज थे। पताली भी बड़े सुकून से खा रही थी। कहने लगी, ये डिशें खाने का हमें कभी कभी ही मौका मिलता है। हम अक्सर गैबी हालत में रहती हैं और तुम्हें भी इसका तजर्बा हो गया होगा कि गैबी हालत में भूख प्यास नहीं लगती, चाहे 1 माह गुजर जाए। मैंने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन पताली तुम लोग तो जब चाहे इंसानी शक्ल में आकर ये चीज़ें खा सकती हो। पताली ने काफ़ी बनाते हुए कहा, हमारी दुनिया के भी कुछ कानून हैं और हमारे कानून पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है। हमें कभी कभार ही इंसानों की दुनिया में आने का मौका मिलता है। लॉबी के महलाती तर्ज के ऊंचे रोशनदानों में दिन का उजाला झलकने लगा था। बेरा एक प्लेट में बिल रख कर चला गया था। कॉफ़ी का घूंट भरने के बाद पताली ने अपनी गुलाबी घड़ी पर निगाह डालकर कहा, 5:30 बज गए हैं। दिल्ली की ट्रेन ठीक 6:15 बजे जयपुर से रवाना होती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पताली ये तो ट्रेन के रोज़ाना का टाइम है। पताली ने नया सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मैं बहुत सी बातों का पहले से पता चला लेती हूँ। इसने बेरे को इशारे से बुलाया और कहा, मैंने 500 का नोट बिल के नीचे रख दिया है। बेरे ने बिल हटाकर देखा, नीचे वाकई 500 रुपये का बिल्कुल नया नोट रखा हुआ था। हालांकि मैंने पताली को पर्स में से नोट निकालकर बिल के नीचे रखते हुए नहीं देखा था। रोहिणी आमतौर पर अपनी मुट्ठी में से नोट निकालकर अदायगी किया करती थी, मगर पताली इससे 2 कदम आगे निकल गई थी। उसने बिल के नीचे ही 500 का नोट पैदा कर दिया था। पताली ने पर्स अपने कंधे से लटकाकर उठते हुए कहा, चलो चलें। हम महलनुमा होटल के बाहर आ गए। बाहर सुबह हो चुकी थी। एक तरफ येलो कैब टैक्सियां खड़ी थी, दूसरी सिमत प्राइवेट टैक्सियां खड़ी थी। पताली ने कहा, हम प्राइवेट टैक्सी में बैठकर स्टेशन जाएंगे। वो एक नए मॉडल की टैक्सी में पीछे मेरे साथ बैठ गई और टैक्सी स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। पताली ने मुझे अंग्रेज़ी में कहा, कभी टैक्सी में ड्राइवर की सीट के साथ ना बैठना, ये ख़ानदानी रवायात के ख़िलाफ़ बात है। मैंने सोचा कि वाकई ये बदरू किसी आला अरेस्टोक्रेट घराने की लड़की है, जो खुदा जाने अपने किसी घिनौने गुनाह की पदाश में हिंदू धर्म के संस्कारों के मुताबिक मरने के बाद एक बदरू की शक्ल अख्तियार कर गई है। दुर्गा ने खुद पताली ने भी मुझे इस किस्म की ज़ाती सवाल पूछने से मना किया हुआ था, और वरना मैं इसे ज़रूर पूछता कि वो कहाँ पैदा हुई थी और इसने किस कॉलेज में तालीम हासिल की थी और इससे कौन सा गुनाह सरज़द हो गया था जिसके वो इतनी सख्त सज़ा भुगत रही थी। जयपुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने पताली से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं टिकट ले आता हूं। इसने कहा, टिकट मेरे पास है। तब मुझे ख्याल आया कि ये तो बदरू है, जो चीज़ चाहती है मुहैया कर लेती है। टिकट इसके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के थे। ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। अभी इसके रवाना होने में कुछ देर थी। वो मेरे आगे आगे जा रही थी। फर्स्ट क्लास की बोगी के पहले डब्बे में दाखिल होते ही इसे जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया और पताली बार प्लेटफार्म पर गिर पड़ी। मैंने जल्दी से इसे उठाया। वो सख्त घबराई हुई थी। बोली, जल्दी से आगे चलो। ये कहकर वो अगले डब्बों की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने फर्स्ट क्लास के डब्बे में निगाह डाली कि देखूं इसको अंदर से किसने धक्का दिया है। मैंने देखा कि कंपार्टमेंट के कोने वाली सीट पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले साहब दोनों हाथों में थामे बड़े खुशू से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सारी बात मेरी समझ में आ गई। जहाँ कलाम इलाही की तिलावत हो रही हो वहाँ बुरी रूह का गुजर नामुमकिन है। मैं दौड़कर आगे आ गया। देखा कि पताली ट्रेन से कुछ फासले पर प्लेटफार्म के एक स्तून के पीछे छुपकर खड़ी है। मुझे देखते ही बोली, हम इस ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे, स्टेशन से बाहर आ जाओ। हम प्लेटफार्म का पुल अबार करके दूसरे प्लेटफार्म से होकर स्टेशन से बाहर आकर फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठ गए। ना मैंने पूछा कि इसके साथ क्या वाक़या हुआ था और ना पताली ने ही मुझे कुछ बताया। कहने लगी, दूसरी ट्रेन 3 बजे चलेगी, हम
तब तक इसी वेटिंग रूम में इंतज़ार करेंगे। हमने वही दोपहर का खाना मंगवा कर खाया। मैंने महसूस किया कि बदरू पताली प्लेटफार्म पर इस वक्त जाना चाहती थी जब दिल्ली जाने वाली ट्रेन वहां आ चुकी हो। 3 बजे ट्रेन का टाइम था, जो 1 घंटा लेट हो गई और 4 बजे आई। पताली ने मुझे साथ लिया और तेज़ तेज़ कदमों से चलती फर्स्ट क्लास बोगी के एक कंपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। अंदर जानकर देखा। जब इसने देखा कि सब ठीक है तो वो डब्बे में दाखिल हो गई। मैं इसके पीछे था। डब्बे में सिर्फ एक गैर मुल्की हदेड़ उम्र गोरी औरत अपने सामान के पास बैठी ठंडा जूस पी रही थी। इसने हमें एक नज़र देखा और फिर जूस पीते हुए बाहर प्लेटफार्म की तरफ देखने लगी। हमने सामने वाली सीट पर डेरा जमा लिया। सामान हमारे पास कुछ भी नहीं था। जयपुर के स्टेशन पर गर्मी थी। फर्स्ट क्लास का वो कंपार्टमेंट एयर कंडीशनर नहीं था। गैर मुल्की औरत ने हमारी तरफ देखकर अंग्रेजी में कहा, कंपार्टमेंट का एयर कंडीशनर ख़राब है। मैंने गार्ड को रिपोर्ट लिखवा दी है, मगर ये लोग कुछ नहीं कर रहे। पताली को गर्मी नहीं लग रही थी। बदरूहों को ना भूख लगती है, न प्यास, न गर्मी लगती है, न सर्दी। मैंने गैर मुल्की औरत को अंग्रेजी में ही जवाब दिया, आज गर्मी भी ज़्यादा है। गैर मुल्की औरत ने पताली की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पताली ने कहा, हम दिल्ली जा रहे हैं। गैर मुल्की औरत बोली, मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। मेरा नाम मार्गरेट है। मैं दिल्ली के एक गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। तुम कोई जॉब करती हो? पताली ने यूं ही कह दिया। नहीं। गैर मुल्की औरत समझ गई कि पताली इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती। चनाचे वो थैले में से एक किताब निकाल कर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। रात हो गई थी जब ट्रेन दिल्ली पहुंची। मैं और पताली फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर बैठ गए, क्योंकि मुझे खाना खाना था। पताली यूं ही मेरे साथ खाने में शरीक हो गई थी, हालांकि इसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने पताली से कहा, यहाँ से अब हमें सुबह को ही चंडीगढ़ के लिए कोई ट्रेन मिल सकेगी। इसने कहा, कोई बात नहीं, हम वेटिंग रूम में ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। बाकी रात हमने वेटिंग रूम में गुजार दी। मालूम हुआ कि पंजाब मेल दिन के 9 बजे रवाना होती है। हमें टिकट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। पताली के पर्स में अपने आप दिल्ली से चंडीगढ़ के 2 फर्स्ट क्लास के टिकट आ गए थे। बहरहाल हम चंडीगढ़ पहुंच गए। इस वक्त वहां रात के 10 बज रहे थे। वहां से हम एक प्राइवेट टैक्सी लेकर शुमाली पहाड़ी इलाके के एक छोटे हिल स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। इस हिल स्टेशन से वो कब्रिस्तान वाला खंडर चंद फरलांग के फासले पर ही था, जहां बकौल दुर्गा के रोहनी को नतालिया के सेब ने बंद कर रखा था। 1 घंटे में हम हिल स्टेशन पहुंच गए। हमने अपने आप को मियाँ बीवी ज़ाहिर करके होटल का एक कमरा ले लिया और आधी रात होने का इंतज़ार करने लगे। जब रात आधी गुजर गई तो पताली ने पर्स में से अंगूठी निकाल कर मुझे दी और कहा, इसे पहन लो। मैंने अंगूठी पहन ली। इसके साथ ही मैं गायब हो गया, मगर मैं इस हालत में भी पताली के पास मौजूद था और सिर्फ पताली ही मुझे देख सकती थी। इसने पर्स में से किसी दरिंदे का नुकीले नाखनों वाला पंजा निकाला और कहने लगी, यह रीछ का पंजा है। मैंने इस पर एक ख़ास मंत्र फूंका हुआ है। इसके बाद अचानक पताली भी गायब हो गई। मैं इसे गायब होने के बाद भी देख रहा था। रीछ का नुकीला पंजा उसके हाथ में था। कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। हमने कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर से चिटकनी लगा रखी थी। हम बंद दरवाजे में से गुजर गए। होटल के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। रोशनी हो रही थी। एक पहाड़िया चौकीदार बंदूक लिए स्टॉल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। हम इसके करीब से गुजर गए। इसने हम में से किसी को नहीं देखा। होटल से ज़रा आगे पहाड़ी की हल्की सी चढ़ाई थी, आगे थोड़ी सी उतराई थी। फिर चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्तों में से एक रास्ता कब्रिस्तान वाले खंडर की तरफ जाता था। हम खामोशी से इस रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ सुकूत छाया हुआ था। रात सरद थी, मगर हमें सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। पताली सही रास्ते पर जा रही थी। 1.5-2 फरलांग का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद हम कब्रिस्तान के शिकस्ता गेट पर आ गए। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, ये 200-300 साल पुराना एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था, जिसकी कब्रें टूट फूट का शिकार हो रही थी। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने कब्रिस्तान को पहचान लिया था। जहाँ कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार थी, इसके करीब ही वो खंडर था जिसके तहखाने में रोहिणी कैद थी, और जहाँ नतालिया मुझे अगवा करके लाई थी और इसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की थी। खंडर को देखकर मुझे एक हौल सा तारी हो गया। खंडर को देखकर मुझ पर एक हौल सा तारी हो गया। अगरचे मैं गायब था और मेरे बाजू पर काले जादूगर की दी हुई तिलिस्मज़दा हड्डी का तवीज़ बंधा हुआ था, इसके बावजूद मुझे खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि नतालिया की ताकत असेबी थी, जिसका मुकाबला कोई बदरू नहीं कर सकती थी। मुझे यह भी अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि काले जादूगर का तवीज़ भी नतालिया की असेबी ताकत के आगे शिकस्त खा जाए और रोहिणी के साथ मैं भी दोबारा नतालिया की कैद में चला जाऊं। पताली कब्रिस्तान की दीवार के पास आकर रुक गई।
मैं इसे धड़कते हुए दिल के साथ देख रहा था। अंधेरे में मुझे इसकी शक्ल सूरत और जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझे दीवार के साथ बैठने का इशारा किया और मेरे पास ही वो भी बैठ गई। वो मुसलसल खंडर की तरफ देख रही थी। इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कोई खुफिया मंत्र पढ़ रही थी। पहाड़ी इलाके की रात सर्द और पुरसरार थी। धुंध की एक लहर ने वीरान खंडर के गिर्द लपेट कर इसे और ज़्यादा पुरसरार बना दिया था। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ एक ऐसी गिड़गिड़ाहट की थी जैसे ज़मीन के अंदर से आ रही हो। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे हर लम्हे नतालिया के सेब का खतरा लगा हुआ था। इस वक्त तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं मौत के मुंह में ही बैठा हुआ हूँ। इस गड़गड़ाहट का पताली पर कोई असर नहीं हुआ था। वो इसी तरह बुत बनी बैठी वीरान खंडर की तरफ मुसलसल तक रही थी और खुफिया मंत्र पढ़ रही थी। दूसरी बार गड़गड़ाहट की आवाज़ बड़ी दूर से आई। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। पताली ने मेरे कान में सरगोशी की। ये पंजा यहाँ ज़मीन में गाड़ दो। मैंने पंजा इसके हाथ से लेकर इसे ज़मीन में गाड़ दिया। गीली नरम ज़मीन में नीचे के नाखून दंस गए थे। पंजे के नाखून दंस गए थे। पताली ने मेरे कान में कहा, रोहिणी अंदर मौजूद है, मैं इसे लेने जा रही हूँ, तुम यहाँ से मत हिलना। अगर ये पंजा ज़मीन से उछल कर फ़ज़ा में गायब हो जाए तो फ़ौरन यहाँ से फ़रार हो जाना। 1 मिनट की भी देर की तो मारे जाओगे। ये कहकर पताली उठी और बिल्कुल सीधी होकर जैसे कोई नींद में चलता हो खंडर की तरफ चल पड़ी। मैं कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार की ऊंट में बैठा उसे देख रहा था। वो खंडर के करीब पहुंची तो धुंध की लहर ने इसे अपने अंदर छुपा लिया और वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अब मैं इस मनहूस असेबी फ़ज़ा में गैबी हालत में अकेला रह गया था। किसी वक्त मुझे लगता था कि ये बदरूप पताली मारी जाएगी और रोहिणी को भी अपने साथ मरवाएगी। इसकी वजह यह थी कि मैं नतालिया की ताकत से वाकिफ़ था और ये भी जानता था कि बदरूहें असेबों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात होती तो रोहिणी अब तक नतालिया के चुंगल से निकल कर वापस आ गई होती। किसी वक्त महसूस होता कि नहीं, ये पताली बदरू ख़ास ताकत दुर्गा बदरू से लेकर आई है और इसके पास नतालिया के असेब पर गालब आने का तिलिस्मी मंत्र मौजूद है। 2-3 मिनट गुजर गए। खामोशी और ज़्यादा गहरी और डरावनी महसूस होने लगी थी। कोई आवाज़, कोई आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। फिर ऐसा हुआ कि मुझे जहाँ मैं बैठा था वहाँ ज़मीन के अंदर से आती एक गूंज सुनाई दी, जैसे ज़मीन की गहराइयों में कोई बहुत बड़ी चट्टान टूट कर खोलते हुए लावे में गिरी हो। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ और ज़मीन की तरफ देखने लगा। रीछ का पंजा इसी तरह ज़मीन में धंसा हुआ था। एकदम से मुझे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे ज़मीन सख्त गर्म हो गई है। मेरे पाँव जलने लगे। मैं उछल कर 2 कदम पीछे हट गया। इसी लम्हे वीरान असेबी खंडर की तरफ से ऐसी दहशतनाक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ी रीछ से भी बड़ी बिल्ली रो रही हो। यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मुझे यकीन है इसके खौफ से सर्द रात की खामोशी भी लर्ज उठी होगी। मेरे पाँव के नीचे ज़मीन ज़्यादा गर्म होती जा रही थी। मैं गायब ज़रूर था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया है कि पताली की अंगूठी पहनने से मैं इस तरह गायब हुआ था कि मेरे जिस्म का बोझ बिल्कुल हल्का नहीं हुआ था। थोड़े थोड़े मेरे पाँव ज़मीन के साथ ज़रूर लग रहे थे। मैं कब्रिस्तान की शिकस्ता द्वार पर चढ़कर बैठ गया। मैं 1 सेकंड के बाद रीछ के पंजे को भी देख लेता था। वो अभी तक ज़मीन में धंसा हुआ मौजूद था। पताली ने कहा था, अगर पंजा गायब हो जाए तो फ़ौरन वहाँ से भाग जाना। मैं वीरान खंडर की तरफ भी देख लेता था। फ़ज़ा एक बार फिर साकत हो गई थी। किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे देखते देखते वीरान खंडर में से एक चीख की आवाज़ आई। इसके बाद दूसरी चीख की आवाज़ बुलंद हुई। इन आवाज़ों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर एक ऐसी आवाज़ के साथ कि जैसे रॉकेट फायर हुआ हो। रीछ का पंजा ज़मीन में से निकलकर ऊपर की तरफ उठा और गायब हो गया। वीरान खंडर में से चीखें ही चीखें बुलंद होने लगी थी। मैं तेज़ी से पीछे की तरफ भागा। एकदम दौड़ने से मुझे एक धक्का लगा और मैं ज़मीन से गुब्बारे की तरह 4 फुट बुलंद होकर फ़ज़ा में उड़ता चला गया। मैं अपने बाजू इस तरह चलाने लगा जैसे कोई तैराकी के मुकाबले में समुद्र में पूरी ताकत से तैरने जा रहा हो। मैं उड़ते उड़ते दरख्तों के ऊपर आ गया और जिस तरफ को मेरा रुख था मैं इसी सिमत को प्रवास करने लगा। बाजुओं को चलाने से इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा था कि मेरी रफ्तार एकदम तेज़ हो गई और फिर मैं इसी रफ्तार के साथ प्रवास करने लगा। हिल स्टेशन के पहाड़ी होटल मकानों की रोशनियां मेरे नीचे से गुजर गईं। मैंने इनको जहन में रखकर अपना रुख बदल कर चंडीगढ़ शहर की तरफ कर लिया। अब मैं पहाड़ी इलाके में पहाड़ों के ऊपर ज़मीन से 200-250 फुट की बुलंदी पर उड़ता चला जा रहा था और सोच रहा था कि पताली को भी नतालिया के सेब ने पकड़ लिया है। वो शायद जिंदा नहीं बची होगी। मुझे पहले ही डर था कि यह बदरू नतालिया के सेब का मुकाबला नहीं कर सकेगी। खुदा जाने पताली की हमाकत की वजह से रोनी के साथ नतालिया के सेब ने क्या सलूक किया होगा।
शायद मैं काले जादूगर के तिलिस्मी हड्डी वाले तवीज़ की वजह से नतालिया के हमले से बच गया था, वरना वो मुझे वहाँ से कभी ना भागने देती। बहरहाल मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी जान बच गई। मगर अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे दुर्गा के पास वापस जाना चाहिए और इसे सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। वही मुझे बता सकती है कि अब मुझे क्या करना होगा। कुछ देर के बाद नीचे किसी नीम पहाड़ी शहर के बेशुमार छोटी बड़ी झिलमिलाती रोशनियां नजर आने लगी। मैं समझ गया कि यह चंडीगढ़ है। इसके आगे मुझे मालूम नहीं था कि जयपुर जाने के लिए मुझे फ़ज़ा में अपने आप को किस रुख पर रखना होगा। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। मैं अकेला कभी फ़ज़ा में प्रवास करते हुए किसी शहर की तरफ नहीं गया था। मैंने यही मुनासिब समझा कि चंडीगढ़ उतर जाता हूँ और वहाँ से बजरिया ट्रेन जयपुर जाऊँगा। मैंने नीचे रोशनियों की तरफ गोता लगाया और तेज़ी से नीचे आने लगा। मैं एक छोटे से पार्क में उतर गया। रात का वक्त था। पार्क में मरकरी लैंप रोशन थे। कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। मैं गैबी हालत में आहिस्ता आहिस्ता चलता पार्क के गेट से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। सड़क दूर तक सुनसान पड़ी थी। मैं और पताली जलंधर तक ट्रेन में आए थे। इसके बाद हमने एक प्राइवेट टैक्सी में चंडीगढ़ तक का सफ़र किया था। पताली तो जितने पैसे चाहे करेंसी नोटों की शक्ल में पैदा कर लेती थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था। मैंने चलते चलते पतलून की जेबों को टटोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी पतलून की पिछली जेब में एक बटुआ पड़ा था। मैंने कभी बटुआ नहीं रखा था। मैंने बटुए को खोलकर देखा। इसमें काफ़ी नोट भरे हुए थे। मैं समझ गया पताली ने मेरी जेब में रख दिए होंगे। चंडीगढ़ भारतीय पंजाब का दारुल हुकूमत था और बड़ा खूबसूरत और मॉडर्न शहर है। वहाँ बड़े बड़े होटल हैं जो सारी रात खुले रहते हैं। मैंने दूर से एक होटल का चमकता हुआ नेवन साइन बोर्ड पढ़ा तो इस तरफ बढ़ा। करीब आकर मैं एक तरफ अंधेरे में हो गया और मैंने पताले की अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर जेब में रख ली। अंगूठी के उतरते ही मैं इंसानी शक्ल में वापस आ गया। मैंने होटल के काउंटर पर आकर काउंटर बॉय से पूछकर यहाँ से जलंधर की तरफ बसें कहाँ से जाती हैं। इसने कहा आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। उसने कहा फिर आपके लिए यही मुनासिब रहेगा कि चंडीगढ़ से अम्बाला जाने वाली कोस्टर में बैठ जाएं। वो आपको बड़े आराम से अम्बाला पहुँचा देगी। वहाँ से आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ सकते हैं। जब मैंने इसे पूछा कि अम्बाला जाने वाले कोस्टर कोच कब मिल सकेगी तो इसने कहा अभी रात के 2 बजने वाले हैं। कोस्टर सुबह 6 बजे चलना शुरू होती हैं। मैंने पूछा क्या मैं यहाँ आपके होटल की लॉबी में बैठकर ये वक्त गुजार सकता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा नो प्रॉब्लम सर, ज़रूर बैठ जाएं। मैं लॉबी में आकर सोफे पर बैठ गया। इतने में एक बहरा आ गया। इसने पूछा सर क्या पियेंगे। मैंने कहा चाय ले आओ। मेरा चला गया। थोड़ी देर बाद वो चाय के बर्तन मेरे आगे रख गया। मैं चाय पीने लगा। मैंने चाय पीते हुए लॉबी का जायज़ा लिया। लॉबी तकरीबन खाली पड़ी थी। 3 सोफे छोड़कर एक नीली साड़ी वाली औरत बैठी सिगरेट पी रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वो पहले ही मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। चाय बनाई और खामोशी से पीने लगा। मैं सोच रहा था कि दिल्ली से मैं ट्रेन के ज़रिए ही जयपुर दुर्गा के पास जाऊंगा। अब मुझे हवा में उड़कर किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए हैं। मैं ट्रेन में सफ़र कर सकता हूँ। मैं अपनी सोचों में गुम था कि वहीं नीली साड़ी वाली औरत अपने सोफे से उठकर मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। वो जवान थी और ख़ूबसूरत भी थी, मगर मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले कि मैं इसे पूछता कि वो किस लिए मेरे पास आई है, इस औरत ने कहा मैं एक अजीब मुसीबत में मुब्तला हो गई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो बड़ी साफ़ उर्दू ज़ुबान में बोल रही थी। मैंने इस औरत को गौर से देखा। इसके चेहरे पर मासूमियत के साथ कुछ घबराहट भी थी। मैंने पूछा मैं खुद यहाँ अजनबी हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। औरत ने कहा मुझसे एक बड़ी भूल हो गई है, एक पाप हो गया है। भगवान ने मुझे इसकी सज़ा दी है। मुझे पूछना ही पड़ा कि इससे क्या गुनाह हो गया है। इस औरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली में अपने खामद के साथ रहती थी कि एक आदमी से मुझे मोहब्बत हो गई। वो भी मुझसे बड़ा प्रेम करने लगा। इसने कहा चलो दिल्ली से भागकर चंडीगढ़ चले जाते हैं, वहाँ हम शादी कर लेंगे। मैं इसकी बातों में आ गई और अपने खामद को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ यहाँ चंडीगढ़ भाग आई। वो आदमी बड़ा धोखेबाज निकला। इसने मुझसे इस होटल में अपने साथ बीवी ज़ाहिर करके रखा हुआ था, मगर इसने मुझसे शादी ना की। मैं अपने साथ जो जेवर और पैसे लाई थी वो जब ख़त्म हो गए तो वो धोखेबाज मुझे छोड़कर भाग गया। अब मैं यहाँ परेशान हाल बैठी हूँ। मेरे पास होटल का बिल अदा करने के लिए कुछ नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैंने कहा आप टेलीफोन करके अपने ख़ामद को यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेती।
इसने कहा, मैंने अपने खामद को फ़ोन किया था, इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि मैं इसे आइंदा फ़ोन ना करूं। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अब मैं दिल्ली अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। होटल का बिल भी अदा करना है। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे अच्छे आदमी लगे हैं। मैंने कहा, श्रीमती जी, मैं आपका होटल का बिल भी अदा कर देता हूँ और दिल्ली तक का रेलगाड़ी का किराया भी दे देता हूँ, आप अपने घर चली जाएं। औरत ने आंसू पूछते हुए कहा, मुझे अकेली जाते हुए डर लगता है, प्लीज़ आप मुझे दिल्ली तक छोड़ आएँ। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुलाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे भी वहीं जाना है, आप मेरे साथ जा सकती हैं। आपका होटल का बिल कितना है? इसने पर्स में से बिल निकाल कर मुझे दिया। ये 1250 रुपये का था। मैंने बटुए में से पूरी रकम निकाल कर इसे दी और कहा, आप ये बिल अदा कर दें। औरत ने कहा, आपने मेरी ज़िंदगी को तबाह होने से बचा लिया है, आप इंसान नहीं देवता हैं। मैंने कहा, बीबी, मैं कोई देवता वगैरह नहीं हूँ, मामूली इंसान हूँ। मेरे पास पैसे थे, आपकी ज़रूरत थी, मैंने आपकी ज़रूरत पूरी कर दी। इंसान अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके तो इसे ज़रूर मदद करनी चाहिए। जाएं, बिल अदा कर दें। औरत उठकर काउंटर की तरफ चली गई। मैंने सोचा कि बेचारी मजबूर औरत है, एक बदमाश के झांसे में आ गई है। अच्छा हुआ मेरे पास पैसे थे और मैंने इसे मुसीबत से निकाल दिया। मैं इसे अपने साथ दिल्ली लिए चलता हूँ, वहाँ इसे टैक्सी में बिठा दूंगा। जाओ बीबी, अपने माता पिता के घर जाओ और फिर कभी घर से कदम बाहर ना निकालना। औरत बिल अदा करके मेरे पास आकर बैठ गई और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने कहा, बीबी, मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक इंसानी फ़र्ज़ अदा किया है और मैं इत्फाक से ये फ़र्ज़ अदा करने की पोजीशन में था। आप मुझे मुसलमान लगते हैं, औरत ने कहा। मैंने कहा, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ। आप दिल्ली में कहीं मुलाजिम हैं? इसने पूछा। मैंने कहा, बीबी, इस किस्म के किसी सवाल का जवाब देना मैं पसंद नहीं करूँगा। आपको दिल्ली जाना है, मैं आपको दिल्ली पहुँचा दूँगा। औरत खामोश हो गई। इतनी देर में बाहर सुबह का उजाला नमूदार हो चुका था। मैंने औरत से कहा, हम यहाँ से एक कोच में बैठकर अम्बाले तक जाएंगे, अम्बाले से हम दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। वो बोली, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो मेरी तरफ इस तरह देखती रही जैसे कोई पुजारी औरत अपने किसी देवता की मूर्ति की तरफ देखता है। मैंने कहा, थोड़ा सा नाश्ता यहीं कर लेते हैं, रास्ते में शायद कहीं मौका ना मिले। मैंने अपने और इस औरत के लिए नाश्ते का आर्डर दे दिया। हम नाश्ता करने लगे। औरत के अंदाजे से मालूम हो रहा था कि ये घरेलू किस्म की सीधी सादी औरत है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं लगती थी। ऐसी औरतें बड़ी जल्दी बदमाश किस्म के मर्दों के झांसे में आ जाती हैं। नाश्ता करते करते हमें 5 बज गए। वहीं से हम बसों के अड्डे पर आ गए। वहाँ से एयर कंडीशनर बसें और कोस्टर्स चलती थी। मैंने अम्बाले के 2 टिकट लिए और हम एक आरामदेह एयर कंडीशनर कोस्टर में बैठ गए। कुछ देर के बाद कोस्टर अम्बाले की तरफ रवाना हो गई। लंबा सफ़र था मगर बड़ा आरामदेह था। हम अम्बाले पहुँच गए। वहाँ एक होटल में हमने दोपहर का खाना खाया। रेलवे स्टेशन पर आ गए। वहाँ से हम दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सवार होकर दिल्ली रवाना हो गए। ट्रेन दिल्ली रात के 1 बजे पहुँची। इस औरत ने कहा, इतनी रात गए, मैं माता पिता के घर नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मुझे सुबह सुबह पहुँचा देना। जयपुर की गाड़ी में भी मुझे दिन के वक्त ही मिल सकती है। जयपुर की गाड़ी भी मुझे दिन के वक्त ही मिल सकती है। मैंने सोचा तो सुबह इसे इसके घर रवाना करके खुद जयपुर चल दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, सुबह चले जाना, लेकिन इतना वक्त हमें वेटिंग रूम में ही गुजारना पड़ेगा। वो बोली, कोई बात नहीं, हम वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे। हम 2nd क्लास के वेटिंग रूम में आ गए। औरत कहने लगी, मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़ मेरे साथ रिफ़्रेशमेंट रूम तक आ जाएं, मैं चाय पीना चाहती हूँ। मुझे खुद चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं इसे लेकर 2nd क्लास के रिफ़्रेशमेंट रूम में आ गया। रात के 1 बजे रिफ़्रेशमेंट रूम खाली पड़ा था। मैंने चाय मंगवा ली। औरत कहने लगी, आपके लिए मैं चाय बनाऊंगी। इसने बड़े एहतमाम से चाय की खाली प्यालियाँ अपने सामने रख लीं और मुझसे चीनी पूछी। मैंने कहा, 1 चम्मच। मेरी प्याली में इसने चीनी का 1 चम्मच डाला, फिर कहवा डाला और दूध डालने के बाद चम्मच हिलाते हुए बोली, आप सचमुच मेरे लिए देवता बनकर आ गए थे। आप ना आते तो खुदा जाने मेरा क्या हाल होता। वो इसी तरह की बातें करती रही और साथ साथ मेरी प्याली में चम्मच भी हिलाती गई। मैंने कहा, इतना ना हिलाओ, चाय ठंडी हो जाएगी, क्षमा कीजिएगा, मुझे ख्याल नहीं रहा। ये कहकर इसने प्याली मेरे आगे कर दी। फिर अपनी चाय बनाने लगी। मैंने चाय का एक घूंट पिया। मुझे चाय फीकी लगी मगर मैंने कोई ख्याल ना किया। मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। मैंने सोचा कि यूं ही देख रही होगी। चाय के 3-4 घूंट पीने के बाद मुझे चक्कर सा आ गया। मैंने प्याली मेज़ पर रख दी और सर को एक हाथ से दबाने लगा। औरत ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, यूं ही चक्कर सा आ गया है। वो बोली, प्लीज़ आप लेट जाएं
और वो उठकर मेरे पास आ गई। इसने दोनों हाथों से मेरे बाजुओं को थाम लिया। इस वक्त मेरा जिस्म तकरीबन सुन्न हो चुका था। मैंने कुछ बोलना चाहा मगर मेरी ज़ुबान जैसे पत्थर बन गई हो। मैंने महसूस किया कि औरत मेरे इस बाजू को टटोल रही थी जिस बाजू पर मैंने काले जादूगर का दिया हुआ हड्डी का तवीज़ बांध रखा था। मैं फ़ौरन समझ गया कि औरत बदरू है जिसे नतालिया ने मेरा तवीज़ चुराने के लिए भेजा है। इस ख्याल के आते ही मैंने कलमा पाक का दिल में विर्द किया और पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने जिस्म और अपनी रूह की पूरी ताकत को एक जगह मरकूज करते हुए गरज कर कहा, दफ़ा हो जाओ रूह, दफ़ा हो जाओ बदरू। मेरे मुंह से इन अल्फाज का निकलना था कि औरत की शक्ल एकदम बदरू की शक्ल बन गई। वो चीख मारकर मुझसे अलग हुई। इसका जिस्म शोलों में बढ़कर वो चीखती चलाती गायब हो गई। अगर रिफ्रेशमेंट रूम खाली ना होता तो वहाँ ना जाने कैसा माहौल पैदा हो जाता। रिफ्रेशमेंट रूम खाली था और इस बदरू की चीखों की आवाज़ भी शायद किसी ने नहीं सुनी थी, क्योंकि दूसरे कमरे में से ना कोई मुलाजम बाहर निकला था और ना बाहर से कोई आदमी ये मालूम करने अंदर आया था कि ये चीखों की आवाज़ कैसी है। बदरू के गायब होते ही मेरे जिस्म की ताकत वापस आ गई। मेरे सर के चक्कर भी गायब हो गए। मैंने बाजू को टटोल कर देखा। तवीज़ इसी तरह मेरे बाजू के साथ बंधा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे इस बदरू के हमले से बचा लिया था। इतने में बेरा आ गया। सर कुछ और चाहिए? इसने पूछा। मैंने कहा नहीं। कितना बिल है? इसने बिल निकाल कर मेरे आगे प्लेट में रख दिया। मैंने बटवे में से 50 रुपये का इंडियन नोट निकाल कर प्लेट में रखा और बाहर आ गया। मेरा दिल अपने रब का शुक्र अदा करते नहीं थक रहा था। अगर अल्लाह पाक की मदद मेरे शामिल हाल ना होती तो नतालिया की बदरू के इस हमले से मेरा बचना नामुमकिन था। इस बदरू ने मेरी प्याली में चम्मच हिलाते हुए कोई मंत्र चाय में फूंक दिया था जिसका मुझे एहसास नहीं हुआ था। इस वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं किसी अजनबी औरत या अजनबी मर्द का एतबार नहीं करूँगा, ख्वाह वो किसी भी काबिल रह हालत में मेरे पास क्यों ना आ जाए। मैं सुबह तक वेटिंग रूम में बैठा रहा। जयपुर जाने वाली गाड़ी मुझे सुबह 8:15 बजे मिली। मैं इसमें बैठकर जयपुर पहुंच गया। जयपुर में इधर उधर फिरने या किसी बाग में बैठने की बजाय मैंने इसी वक्त एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके इंतज़ार करने लगा कि कब आधी रात हो और मैं दुर्गा की बदरू से मुलाकात करने पुराने महल में जाऊं। मैंने कमरे में ही रात का खाना खाया। जब रात के 11:30 बजे का वक्त हुआ तो मैंने जेब से पताली की अंगूठी निकालकर उंगली में पहन ली। अंगूठी के पहनते ही मैं गायब हो गया। अब मुझे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बंद दरवाजे में से ही बाहर निकल गया। वहाँ से सीधा वीरान तारीखी महल में आ गया और तहखाने में बैठकर दुर्गा की बदरू के आने का इंतज़ार करने लगा। दुर्गा की बदरू ठीक आधी रात को नमूदार हुई। इसने मुझे देख लिया था। कहने लगी, पताली ने तुम्हें नतालिया के सेब से बचा लिया लेकिन खुद फंस गई। मैंने पूछा, क्या इसे भी नतालिया ने रोहिणी के साथ कैद कर लिया है? इसने कहा, नहीं, नतालिया में इतनी ताकत नहीं कि वो पताली के दाव पेच का मुकाबला कर सके। पताली मेरी तमाम गुलाम बदरूहों से ज़्यादा होशियार और ताकतवर बदरू है। इसे ऐन वक्त पर नतालिया के सेब के हमले का पता चल गया और इसने वो मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंका जो बदरूहें इस वक्त फूंकती हैं जब इन्हें यकीन हो जाता है कि अगर उन्होंने मंत्र ना फूंका तो दुश्मन इन्हें मार डालेगा। पताली ने भी ऐसा ही किया और इसकी जान बच गई। मैंने पूछा, लेकिन फिर वो मुझे मिली क्यों नहीं? क्या वो तुम्हारे पास भी नहीं आई? दुर्गा ने कहा, वो इस हालत में है कि ना तुम्हारे पास आ सकती है और ना मेरे पास आ सकती है। मैंने हैरान होकर कहा, ऐसी कौन सी अनहोनी बात हो गई है? क्या मुझे नहीं बताओगी? दुर्गा की बदरू ने कहा, वही अनहोनी बात बताने के लिए तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि इस वक्त पताली की सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो और इसे इस मुसीबत से निकाल सकते हो जिसमें वो अपने ऊपर मंत्र फूंकने के बाद फंस गई है। मैंने दुर्गा से कहा, आखिर बात क्या हुई है? कुछ बताओ तो सही। दुर्गा की बदरू कहने लगी, शेरवान, तुम्हें याद है रोहिणी एक बार तुम्हें बदरूहों की दुनिया में अपनी सहेली मालिनी के पास ले गई थी? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। दुर्गा बोली, और तुम्हें यह भी याद होगा कि मालिनी ने तुम्हें एक ख़तरनाक मंत्र बताया था जिसके सिर्फ 4 लफ्ज़ थे। मुझे याद आ गया। मैंने कहा, हाँ मुझे वो 4 लफ्ज़ी मंत्र इस वक्त भी याद है। मैं यही 4 लफ्ज़ों वाला मंत्र पढ़कर चमगादड़ बन गया था और चमगादड़ बनकर वहाँ गया था जहाँ मालिनी मुझे भेजना चाहती थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुर्गा बोली, और तुम्हें यह भी ज़रूर याद होगा कि मालिनी ने तुम्हें क्या कहा था कि ये 4 लफ्ज़ों वाला मंत्र सिर्फ इस वक्त पढ़कर अपने आप पर फूंकना जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो और बचने का कोई रास्ता ना हो, क्योंकि ये मंत्र पढ़ने के बाद तुम सिर्फ गायब नहीं होगे बल्कि गायब होते ही किसी भी जानवर की शक्ल अख्तियार कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि तुम किसी दूसरे इंसान की शक्ल अख्तियार कर लो। ये भी हो सकता है तुम कोई जंगली दरिंदा बन जाओ। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मंत्र भूल जाए और तुम्हें सारी ज़िंदगी जंगली दरिंदा बनकर ही गुजारनी पड़े। मैंने कहा,
लेकिन जब मैं ये मंत्र अपने ऊपर फूंक कर चमगादड़ बन गया था तो मुझे ये मंत्र याद था और मैं इसे दोबारा अपने ऊपर फूंक कर ही अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया। दुर्गा ने कहा, तुम्हें इस हालत में यह मंत्र इस वजह से याद आ गया था कि तुम्हारे पीछे मालिनी का हाथ था, जो बदरूहों की सरदारनी है। अगर इसका हाथ तुम्हारे पीछे ना होता तो मुमकिन है तुम्हें मंत्र याद ना आता और तुम इस वक्त तक चमगादड़ ही बने रहते, जब तक कि दोबारा तुम्हें मंत्र याद ना आता। ये बदरूहों की सरदारनी का सबसे खतरनाक मंत्र है। इसकी यही एक बात खतरनाक है कि अगर ये मंत्र शक्ल बदलने के बाद याद ना आए तो वो औरत या मर्द या बदरूह जिस शक्ल में ज़ाहिर हुई होगी, कुछ पता नहीं कब तक इसे इसी शक्ल में ज़िंदा रहना पड़े। मैं कुछ समझ गया था कि दुर्गा मुझे पताली के बारे में क्या बताने वाली है। मैंने पूछा, क्या पताली के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ है? दुर्गा ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। जब वो तुम्हें कब्रिस्तान की दीवार के पास छोड़कर रोहिणी को कैद से निकालने वीरान खंडर के तहखाने की बंद दीवार के पास आई तो नतालिया का आसेब वहीं गाद लगाए इसके इंतज़ार में था। इसने खुद दीवार के पास इसने फ़ौरन इस पर हमला कर दिया, मगर पताली बड़ी होशियार थी। इसे 1 सेकंड पहले एहसास हो गया कि इस पर हमला होने वाला है। वो जानती थी कि यह हमला किस बदरू का नहीं बल्कि एक ख़तरनाक आसेब का हमला है जिसे वो अपना बचाव नहीं कर सकेगी। चनाचे इसने फ़ौरन 4 लफ्ज़ी मंत्र पढ़कर फूंका और फिर दुर्गा खामोश हो गई। मैंने बेचैन होकर पूछा, और फिर क्या हुआ? दुर्गा बोली, 4 लफ्ज़ों वाला ख़तरनाक मंत्र पढ़ने के बाद पताली गायब होकर एक ऐसी औरत के जिस्म में दाखिल हो गई है जिसकी जान हर वक्त ख़तरे में रहती है। 24 घंटे जिसके पीछे पुलिस बंदूकें राइफलें लेकर इसे हलाक करने के लिए लगी रहती है। इस तरह वो किसी भी वक्त पुलिस की गोलियों से छलनी होकर हलाक हो सकती है, या फिर पुलिस इसे पकड़कर फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है, जहां इसके गले में फंदा डालकर इसे 1 सेकंड में हलाक किया जा सकता है। चनाचे अब नतालिया के आसेब ने पताली का पीछा करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो जान गया है कि पताली अपने आप मौत के मुंह में चली गई है, जहां किसी भी वक्त मौत इसे निकल जाएगी। मेरे जहन में खुद ब खुद एक सवाल आ गया। मैंने दुर्गा से कहा, अगर पताली को मारना ही था तो क्या नतालिया का आसेब खुद इसे नहीं मार सकता था? दुर्गा कहने लगी, नतालिया के आसेब ने पताली को हलाक करने के लिए ही इस पर हमला किया था, लेकिन जब पताली बदरूहों की सरदारनी मालिनी का 4 लफ्ज़ी मंत्र पढ़कर गायब हो गई तो वो नतालिया के आसेब के हाथ से निकल गई थी। लेकिन ये देखकर नतालिया के आसेब ने पताली को खुद हलाक करने का ख्याल छोड़ दिया था कि वो खुद ब खुद एक ऐसी औरत के जिस्म में दाखिल हो गई है जिसको किसी भी वक्त पुलिस गोलियों से छलनी कर सकती है या फांसी का फंदा इसकी गर्दन में डाल सकती है। मैंने पूछा, पताली तो तुम्हारी ख़ास बदरूह है, फिर इसे मालिनी का ख़तरनाक मंत्र याद क्यों न रहा? वो इसे पढ़कर अपनी शक्ल में वापस आ सकती है। दुर्गा की बदरूह कहने लगी, तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे, ये बदरूहों की दुनिया की बातें हैं और तुम इंसानों की दुनिया में रहने वाले एक सीधे साधे इंसान हो। पताली अगरचे मेरी ख़ास बदरूह है और सबसे ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद इसे बदरूहों की सरदारनी मालिनी का आशीर्वाद यानी इसकी तवज्जो हासिल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पताली को गायब होने के बाद मंत्र याद रहता, जिस तरह तुम्हें चमगादड़ बनने के बाद मंत्र याद रहा था। अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि पताली को मंत्र याद आए या ना आए। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसे यह मंत्र याद नहीं आएगा और वो बहुत जल्द या तो पुलिस के मुकाबले में मारी जाएगी और या पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर फांसी चढ़ जाएगी। मैंने कहा, तुमने मुझे तजस्सुस में डाल दिया है। यह औरत कौन है जिसके जिस्म में पताली की बदरू दाखिल हो गई है? इसका नाम क्या है? वो कहाँ रहती है? दुर्गा बोली, इसका नाम खंजरी है। खंजरी भारत की सबसे खूनख्वार डाकू है। लोग इसका नाम सुनकर डर जाते हैं। इस वक्त तक वो सैकड़ों इंसानों का खून कर चुकी है। इसकी राइफल जिस बदनसीब की तरफ उड़ जाए गोली इसका सीना फाड़ डालती है। खंजरी डाकू का नाम मैंने भी सुना हुआ था और इसकी कुछ खूनी वारदातों का हाल भी सुन रखा था। मैंने कहा, अगर पताली इस खंजरी डाकू के जिस्म में दाखिल हो गई है तो ये डाकू औरत तो बदरू बनकर बदरूहों की दुनिया में चली गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दुर्गा ने कहा, पताली बदरू के इसके जिस्म में दाखिल होने के बाद खंजरी पहले से ज़्यादा खूनख्वार हो गई है। क्या इसे इल्म नहीं हुआ कि इसके जिस्म में किसी औरत की बदरू दाखिल हो गई है? मेरे सवाल पर दुर्गा ने कहा, नहीं, खंजरी को इसका एहसास तक नहीं है। वो यही समझ रही है कि वो पहली ऐसी डाकू खंजरी है और देवताओं ने इसकी ताकत में और इजाफा कर दिया है। मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन मैं इन सिलसिले में पताली की क्या मदद कर सकता हूँ? दुर्गा ने कहा, तुम इसके डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो जाओगे और फिर इसके जिस्म में एक ख़ास तरीके से मालिनी का ख़तरनाक 4 लफ्ज़ी मंत्र दाखिल करने की कोशिश
करोगे ताकि पताली को जो खजरी के जिस्म में है मंत्र याद आ जाए और वो इसे दोबारा पढ़कर अपनी असली हालत में वापस आ जाए। मैंने कहा, इसके जिस्म में मंत्र दाखिल करने की क्या ज़रूरत है? मैं इसके पास जाकर इसको 4 लफ्ज़ों वाला मंत्र बता दूंगा, वो फ़ौरन इसे पढ़कर अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगी। दुर्गा ने कहा, पहली बात तो ये है कि पताली डाकू खंजरी के रूप में तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानेगी। दूसरी बात ये कि तुम ज़बानी अगर इसे मंत्र बताओगे तो वो इसके कानों में मंत्र की शक्ल में नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके कानों तक जाते जाते बदल जाएगा, लफ्ज़ बदल जाएंगे। हो सकता है तुम वो मंत्र खजरी के सामने पढ़ो और वो ये समझे कि तुम इससे कह रहे हो कि खजरी आज बड़ा अच्छा मौसम है, या वो सुने कि खंजरी तुम बड़ी खूबसूरत हो। या ये भी हो सकता है कि वो 4 लफ्ज़ी मंत्र एक गाली बनकर खंजरी डाकू के कान में दाखिल हो जाए, एक गाली बनकर खंजरी डाकू के कान में दाखिल हो जाए। इसके बाद वो तुम्हें कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए खंजरी के सामने अपनी ज़बान से ये मंत्र पढ़ने की गलती कभी ना करना। मैंने पूछा, तो फिर मैं इसके जिस्म में मंत्र कैसे दाखिल करूँगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। दुर्गा बदरू बोली, वो मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें क्या करना होगा। पताली मेरी सबसे चहेती गुलाम बदरू है, मैं इसे इस हालत में अकेली नहीं छोड़ सकती। अगर इस पर मालिनी के मंत्र का असर ना हो चुका होता तो मैं खुद इसे इस मुसीबत से निकाल लेती, लेकिन मालिनी बदरूहों की सरदारनी है, इसके मंत्र का तोड़ मेरे पास भी नहीं है। इसके मंत्र के तोड़ के लिए किसी ज़िंदा इंसान की मदद लेनी ज़रूरी है, और ज़िंदा इंसानों में से तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास मौजूद है और जिस पर मैं भरपूर भरोसा कर सकती हूँ। अब सुनो, सबसे पहले तुम खंजरी डाकू का एतमाद हासिल करोगे, इसके ग्रोह में शामिल होगे। इसके बाद तुम इसे अपना गर्विदा बनाओगे। मैं एक खूनखार डाकू को अपना गर्विदा कैसे बना सकता हूँ? मैंने कहा। दुर्गा बोली, इसकी तुम फिक्र ना करो, मैं इस मुहिम में तुम्हारे साथ होंगी। जहाँ जहाँ तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तुम्हारी मदद भी करूँगी और तुम्हें क्या करना है ये भी बताती रहूँगी। मैंने एक और सवाल पूछा जो बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा, ये खूनख्वार डाकू खंजरी होती कहाँ है? दुर्गा कहने लगी, भारत के सूबा मध्य प्रदेश के घने जंगलों को इस औरत ने अपना मस्कन बनाया हुआ है। वो अपने ग्रोह के साथ इन्हीं जंगलों में रहती है, मगर इसके ठिकाने बदलते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें जंगल के इस हिस्से में पहुंचा दूंगी जहां इन दिनों इस डाकू औरत ने डेरा डाला हुआ है। मैंने कहा, तो क्या मैं वहां पहुंचकर अपने आप खंजरी डाकू के सामने हाजिर हो जाऊंगा और कहूंगा मुझे अपने ग्रोह में शामिल कर लो? दुर्गा कहने लगी, नहीं, इस तरह जाकर कहोगे ये तो वो तुम्हें पुलिस का जासूस समझेगी और वहीं गोली मार देगी। फिर मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, मैं तुम्हें इस वक्त जंगल में खंजरी डाकू के डेरे के करीब पहुंचा दूंगी जब वो दरख्तों के दरमियान बहने वाली एक नदी में नहा रही होगी। इस वक्त मैं एक शेर को इसकी तरफ भेज दूंगी। ये शेर इस वक्त मेरे जादू के असर में होगा। तुम यूँ समझ लो कि मैं शेर के सर पर बैठी होंगी, तुम करीब ही एक झाड़ी में छुपे हुए होगे। जैसे ही वो खंजरी नदी से नहा कर बाहर निकलेगी, शेर मेरे जादू के असर से इस पर हमला कर देगा। एन इस वक्त तुम झाड़ी में से निकलकर खंजर से शेर पर हमला कर दोगे। आम हालात में कोई भी इंसान शेर को खंजर से हलाक करने की भूल कर भी जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन तुम ऐसा ही करोगे। शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो इस वक्त मेरे कंट्रोल में होगा। तुम इसकी गर्दन में खंजर पोस्ट कर दोगे और शेर जख्मी होकर भाग जाएगा। खंजरी डाकू तुम्हारी बहादुरी पर हैरान रह जाएगी। इसके ग्रोह के आदमी भी राइफलें लेकर आ जाएंगे। वे तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। तुम कहोगे कि मैंने अपने दुश्मन को मार डाला है, पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी, मैं फरार होकर आ गया हूँ। इसके बाद वो जो कहेंगे इसके जवाब में तुम्हें क्या कहना होगा वो मैं तुम्हें साथ साथ बताती जाऊँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब खंजरी डाकू के जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा, अभी तो रात का अंधेरा है, इस वक्त वो नदी पर कहाँ नहा रही होगी? दुर्गा ने कहा, मैं तुम्हें अभी उठाकर नहीं ले जा रही, तुम्हें सुबह की पहली गाड़ी से भोपाल रवाना हो जाना होगा। भोपाल के स्टेशन से जब तुम बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें बताती जाऊंगी कि आगे तुम्हें किस तरफ जाना है। अब जाओ और रेलवे स्टेशन पर जाकर भोपाल जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार करो। इसके साथ ही दुर्गा की बदरू गायब हो गई। ये मुसीबत के अंदर एक और मुसीबत का सामना करना पड़ गया था। अभी रोहिणी को भी मैं नतालिया की कैद से नहीं छुड़ा सका था और पहले पताली को खंजरी डाकू के जिस्म से बाहर निकालने की मुश्किल आन पड़ी थी, लेकिन यह भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि दुर्गा ने बता दिया था कि सिर्फ पताली ही एक ऐसी बदरू है जो रोहिणी को नतालिया की कैद से आज़ाद करा सकती है, और रोहिणी वो औरत थी जिसकी मदद से मुझे नतालिया की कैद से हमेशा के लिए निजात मिल सकती थी। इसलिए सबसे पहले पताली को वापस अपनी असली हालत में लाना ज़रूरी हो गया था। मैं इस वक्त गैबी हालत में था। मैंने पताली की अंगूठी पहन रखी थी।
इस हालत में मैं तरीखी वीरान महल से निकलकर जयपुर के रेलवे स्टेशन पर आ गया और भोपाल जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। स्टेशन में दाखिल होने से पहले मैंने पताली की अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर जेब में रख ली थी और जिंदा इंसानी हालत में था। पैसे मेरे पास काफ़ी थे। मैंने भोपाल तक का ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया था। मेरे कौन से अपने पैसे थे कि मुझे ये ख्याल होता कि थर्ड क्लास का टिकट लूँ। फर्स्ट क्लास के डब्बे में मुझे ये सुकून भी मिलता था कि डब्बे में एक दो मुसाफिर ही होते थे और मैं आराम से सोच उपचार करता अपनी मंजिल पर पहुंच जाता था। सुबह मुंह अंधेरे दिल्ली की तरफ से एक ट्रेन आ गई। ये ट्रेन भोपाल से होती हुई बम्बई जाती थी। मैं इसके फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ गया। जयपुर से भोपाल काफ़ी दूर वाक़या था। डब्बे में एक लाला जी भी सवार थे। मैंने इन्हें कह दिया कि भोपाल का स्टेशन आए तो मुझे जगा देना और ख़ुद आरामदेह सीट पर लेट गया। सारी रात का जागा हुआ था, लेटते ही सो गया। रास्ते में एक दो जगह आंख खुली तो देखा कि अभी भोपाल नहीं आया था। एक जगह मुझे लाला जी ने जगा दिया। कहने लगे, महाराज भोपाल आ गया है। मैं उठ बैठा। ट्रेन भोपाल के स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने स्टेशन पर खाना खाया और ये इंतज़ार करने लगा कि कब दुर्गा की बदरू आकर मुझे ये बताती कि मुझे आगे किस तरफ जाना है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश का शहर है और इसके इर्द गिर्द घने जंगलात फैले हुए हैं। यही वो जंगल थे जिनके अंदर किसी जगह खूनखार डाकू हंजरी ने डेरा डाल रखा था। मैं प्लेटफॉर्म पर चाय के स्टॉल पर खड़ा चाय पी रहा था। इस वक्त मेरे करीब दूसरा कोई ग्राहक नहीं था। जब दुर्गा की तरफ से इसकी मौजूदगी का कोई इशारा ना मिला तो मैंने आहिस्ता से सरगोशी में कहा, दुर्गा क्या तुम आ गई हो? मेरे कान में दुर्गा बदरू की सरगोशी सुनाई दी। मैं आ गई हूँ शेरवान, मुझे यहाँ से किस तरफ जाना होगा? मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, स्टेशन से बाहर एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ आकर एक टैक्सी लो और इसे कह दो कि दावा भाई ले चले। आगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँच बताऊँगी। मैं टैक्सी में तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैंने चाय के पैसे अदा किए और स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी स्टैंड की तरफ आ गया। एक अच्छी हालत की टैक्सी नज़र आ गई। मैं ड्राइवर के पास गया तो इसने पूछा, कहाँ जाओगे बाबू? मैंने कहा, दावा भाई ले चलोगे? वो बोला, बाबू वो तो जंगल के किनारे गांव है, क्या तुम शिकारी हो? मैंने कहा, भाई वहाँ मेरा दोस्त शिकार की पार्टी लेकर गया हुआ है, मैं इसके पास जा रहा हूँ। ड्राइवर ने कहा, 50 रुपये लूँगा। उस ज़माने में 50 रुपये आज के 500 रुपये के बराबर होते थे। मैंने कहा, मैं तुम्हें 100 रुपया दूँगा, मगर मुझे जल्दी पहुँचना है। ड्राइवर गाड़ी में बैठते हुए बोला, बाबू बड़ी जल्दी पहुँचा दूँगा, बैठ जाओ। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। दुर्गा ने मेरे कान में सरगोशी की, दाराबाई के गांव पहुंचकर मैं तुम्हें एक खंजर दूंगी, तुम इस खंजर को शेर की गर्दन पर मारोगे। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, इस नई मुश्किल से खैर वफियत से निकाल लेना। कहीं ऐसा ना हो कि शेर पर दुर्गा बदरू का जादू अच्छी तरह से असर ना करे और शेर मुझे हड़प कर जाए। लेकिन टैक्सी दाराबाई की तरफ जा रही थी। कुछ वक्त के बाद भोपाल का शहर पीछे रह गया और ऊंचे नीचे खेत और पहाड़ी टीले शुरू हो गए। 1.5-2 घंटों के बाद हमारी टैक्सी एक जंगलाती सिलसिले में दाखिल हो गई। सड़कों की दोनों जानब दरख्त ही दरख्त थे। कहीं खुला हुआ मैदान आ जाता, कहीं चढ़ाई उतराई शुरू हो जाती। दुर्गा ने इस दौरान मुझसे कोई बात नहीं की थी। शायद वो मेरे पास नहीं थी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। हो सकता है वो टैक्सी के आगे आगे जा रही हो, या हो सकता है वो गायबी हालत में टैक्सी के अंदर ही बैठी हो। मैं ये सोच रहा था कि मेरे कानों में दुर्गा ने सरगोशी की, दाराबाई का गांव आ रहा है। इसकी तस्दीक टैक्सी ड्राइवर ने भी कर दी। कहने लगा, बाबूजी आपका गांव आ गया है। जंगल में सड़क के किनारे ये एक छोटा सा गांव था। मैं टैक्सी से उतरकर एक तरफ खड़ा हो गया। दुर्गा ने मेरे कान में कहा, अपनी पतलून की जेब में हाथ डालो, वहाँ मैंने एक खंजर रख दिया है। मैंने बड़ी एहतियात के साथ जेब में हाथ डाला और खंजर बाहर निकाल लिया। ये एक दरमियाने साइज़ का खंजर था जिसका फल बिल्कुल सीधा और दोधारी था। मैंने कहा, यह तो बड़ा तेज़ खंजर है दुर्गा ने कहा, तुम्हें ऐसे ही खंजर की ज़रूरत थी, इसे संभाल कर रख लो। मैंने खंजर पतलून की पिछली जेब में रख लिया। अब मुझे किस तरफ जाना है? मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, आगे सड़क में से एक पगडंडी जंगल की तरफ जाती है, इस पर चल पड़ो, ये तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। मैंने दुर्गा से कहा, तुम खामख्वाह मुझे पैदल क्यों चला रही हो? तुम मुझे गायब करके भी वहाँ पहुँचा सकती हो। दुर्गा ने जवाब दिया, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मेरा अपना दिल जयपुर से भोपाल तक ट्रेन में सफ़र करने और फिर इन जंगलों में पैदल चलकर सैर करने को चाह रहा था। एक लंबे अरसे बाद मुझे वीरान महल से निकलकर इन इलाकों में आने का मौका मिला है। मैं इस इलाके की रहने वाली हूँ। अगर तुम यहीं चाहते हो तो आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस जगह ले चलती हूँ जहाँ थोड़ी देर बाद खंजरी डाकू नहाने आएगी। मैंने कहा, मैं जंगलों में पैदल फिर कर तंग आ गया हूँ, तुम मुझे जल्दी से गायब करके पहुँचा दो। दुर्गा ने कहा, आंखें बंद करो।
जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे हल्का सा दचका लगा और फिर तेज़ हवा मेरे जिस्म के साथ टकराई। कुछ ही देर बाद दुर्गा की आवाज़ आई, आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोलकर देखा कि मैं घने जंगल में गुंजान दरख्तों के नीचे नदी के किनारे खड़ा हूँ। दुर्गा की आवाज़ आई, यही वो नदी है जहाँ थोड़ी देर बाद खंजरी डाकू नहाने के लिए आ रही है। इसी जगह खड़े रहना, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जंगल में दिन का वक्त था मगर दरख्त इतने घने थे कि नदी पर दिन की रोशनी बहुत धीमी पड़ रही थी, बल्कि हल्का हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं एक दरख्त की ऊंट में खामोशी से खड़ा था और जिस तरफ से नदी बहती हुई आ रही थी इस तरफ देख रहा था। दुर्गा ने कहा था खंजरी डाकू इसी तरफ से आएगी। दुर्गा की धीमी आवाज़ आई, खंजरी अपने बॉडीगार्ड के साथ आ रही है, मगर बॉडीगार्ड पीछे एक जगह पहरा देते हैं और खंजरी यहाँ आकर नदी में नहाती है। मैंने आहिस्ता से पूछा, और वो मेरी जान का दुश्मन शेर किस तरफ से नमूदार होगा? दुर्गा ने कहा, मैं खुद उसे लेकर आऊँगी और वो मेरे कंट्रोल में होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे तुम्हें कुछ कहे। मैंने कोई जवाब न दिया, बस दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि या खुदा तू ही मेरी हिफाजत करना। कुछ देर के बाद मुझे नदी के इस किनारे पर जहाँ मैं खड़ा था एक औरत दरख्तों में आती नजर आई। दुर्गा ने मेरे कान में सरगोशी की, यही डाकू खंजरी है, दरख्त के पीछे हो जाओ, मैं शेर को लेने जा रही हूँ। डरना बिल्कुल नहीं, शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं जा रही हूँ और वही करना जैसा मैंने तुम्हें कहा है। मैं हक्का बक्का सा होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने जंगल में छोटे जानवरों का शिकार जरूर किया था, मगर आज तक किसी शेर से पाला नहीं पड़ा था, और वो भी इस तरह से कि मुझे खंजर से इस पर हमला करना पड़ जाए। ऐसा तो मैंने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था। खंजरी डाकू करीब आती जा रही थी। वो एक दराज कद मजबूत जिस्म की औरत थी। इसने फौजी कमांडोआना टाइप के वो शर्ट और इस तरह की पतलून पहन रखी थी। एक कंधे से मैगजीन बेल्ट और दूसरे कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। सर के बालों का जूड़ा बनाकर पीछे गर्दन पर श्यार माल से बांधा हुआ था। रंग सांवला था। इसकी चाल में बड़ी खुद एतमादी और वकार था। मैं इस औरत से वाकई बड़ा मुतासर हुआ। इस औरत को मालूम ही नहीं था कि इसके जिस्म में पताली बदरू ने कब्जा किया हुआ है और मैं इसके जिस्म से पताली को निकालने आया हूँ। पताली की वजह से खंजरी डाकू पर तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ा था, सिर्फ इसकी ताकत में थोड़ा इजाफा हो गया था, मगर पताली इसके जिस्म में कैदी बनकर रह गई थी और बकौल दुर्गा बदरू के मेरी मदद के बगैर बाहर नहीं निकल सकती, और इसको बाहर निकालना बेहद ज़रूरी था। मैं डर रहा था कि इस खूनख्वार औरत की मुझ पर नज़र पड़ गई तो वो मुझे फ़ौरन गोली मार देगी। ये औरत सैकड़ों इंसानों का खून कर चुकी है। इस वक्त तो दुर्गा भी मेरे पास मौजूद नहीं थी कि मेरी कोई मदद कर सकती। बस यही हो सकता था कि मैं जल्दी से अंगूठी निकाल कर पहन लूँ और गायब हो जाऊँ, मगर खंजरी डाकू की गोली शायद मुझे इतनी मोहलत नहीं देगी। इतने में मेरे कान में दुर्गा की सरगोशी सुनाई दी, शेरवान, मैंने एक शेर पर अपना मंत्र पढ़कर फूंक दिया है, वो इसी तरफ आ रहा है। मैंने कहा, मेरी माता, अगर तुम्हारे मंत्र ने काम ना किया तो मैं गरीब तो मारा जाऊंगा। दुर्गा ने सरगोशी की, मैं कितनी बार तुम्हें कहूँगी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर नहीं लोगे तो ना तुम पताली को आज़ाद करा सकोगे और ना पताली तुम्हारी रोहिणी को आज़ाद करा सकेगी और ना रोहिणी तुम्हें इस बदरूहों के चक्कर से निकाल सकेगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। दुर्गा ने सरगोशी की, खंजर निकाल कर हाथ में पकड़ लो। मैंने ऐसा ही किया और खंजर पतलून की पिछली जेब से निकालकर सीधे हाथ में पकड़ लिया। इस दौरान खंजरी डाकू को मैगजीन, बेल्ट, जूते और राइफल नदी के किनारे रखने के बाद कपड़ों समेत नदी में उतर चुकी थी और नदी में बैठकर दोनों हाथों से पानी अपने ऊपर डाल रही थी। दुर्गा ने मेरे कान में कहा, शेर इस वक्त दरख्त की बाईं तरफ से आ रहा है। जिस वक्त मैं तुम्हें कहूँ फ़ौरन खंजर से शेर पर हमला कर देना। ये यकीन रखना कि इस वक्त मैं शेर के सर पर मौजूद होंगी और वो मेरे कंट्रोल में होगा। अभी दुर्गा की बात ख़त्म ही हुई थी कि जंगल शेर की दाढ़ से गूंज उठा। इसके साथ ही मैंने देखा कि एक जर्द रंग का शेर खंजरी डाकू की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। दुर्गा ने कहा, शेर पर हमला कर दो। मैं खंजर लेकर शेर की तरफ दौड़ पड़ा। इस दौरान खंजरी डाकू नदी में से किनारे की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ी। शेर ने मुझे देखा तो मुझ पर हमला कर दिया। मैंने आगे बढ़कर खंजर इसकी गर्दन में पेश कर दिया। शेर जंगल की तरफ भाग गया। इतने में खंजरी डाकू के बॉडीगार्ड ने 3-4 फायर कर दिए और दौड़कर जहां खंजरी नहा रही थी वहां आए। मैं इसी तरह नदी के किनारे खड़ा था। खंजरी डाकू ने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने इसकी जान शेर से बचाई थी। इसके बॉडीगार्ड में से एक ने राइफल मुझ पर तान ली।
खंजरी ने बुलंद आवाज में कहा, इसे कुछ न कहना, इसने मेरी जान बचाई है, पीछे हट जाओ।